गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो हमने लास्ट क्लास में नंबर सिस्टम के अंदर लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे, तो उसमें हमारे क्वेश्चन 4 तक सोल्व हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। देखो 5 में यहाँ पर क्या बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो मेरे पास कुछ स्टेटमेंट दी हैं, एक तो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, इसमें मुझे बताना कि कौन सी करेक्ट होगी कौन सी इनकरेक्ट होगी। तो पहले स्टेटमेंट क्या, दो लगातार पूर्णांक में से एक सम है, ये स्टेटमेंट चेक कर लिया। क्या बोला, दो लगातार पूर्णांक, पूर्णांक मतलब इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इंटीजर की, तो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ मिलता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला गया, कोई भी दो लगातार पूर्णांक, इसमें क्या होगा कि एक सम होगा या नहीं। तो देखो जब हम पास चेक करते हैं सम, जैसे मैंने आपसे बोला 1 और 2, मैंने बोला यहाँ पर एक 3 और 4, और मैंने यहाँ पर बोला 5 एंड 6। तो देखो इसमें क्या, अगर मैं देखता हूँ 1 और 2, यानी कि दो मेरे पास नंबर हैं, इंटीजर हैं, इसमें से एक हमेशा क्या होगा, सम होगा हमेशा लगातार। चाहे तुम चेक कर लो कोई सा भी नंबर, जैसे यहाँ पर देखो 1 और 2 में कौन है, इवन नंबर 2, यहाँ पर देखो कौन है 4, यहाँ कौन है 6, यानी कि हमेशा जब भी इंटीजर चाहे कितने भी हों, हमेशा अगर वे लगातार होंगे तो उसमें से एक होगा सम, एक क्या होगा विषम होगा, यानी कि ओड होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा इसका, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट, विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक मतलब इंटीजर का वर्ग हमेशा 8n+1 की फॉर्म में होता या नहीं। तो क्या बोला उसने, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक ऑड इंटीजर है, क्या मेरे पास एक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो हमेशा वो 8n+1 की फॉर्म बनाएगा। ये चेक करना कि ये स्टेटमेंट इसका ट्रू हो या फॉल्स होगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं हमने लास्ट क्लास में बताया था क्या, जो मेरे पास होता है इवन नंबर, क्या होता है इवन नंबर, तो हमेशा उसकी फॉर्म होती है 2n। क्या फॉर्म होती है 2n। अगर मैं बात करता हूँ ओड नंबर की, किसकी, ओड नंबर की, तो ओड नंबर की फॉर्म होती है 2n+-1, ये फॉर्म होती है ओड नंबर की। तो यहाँ कौन सा लेंगे, विषम पूर्णांक, यानी कि ये वाला नंबर उठाएंगे यहाँ पर, और मुझे प्रूफ करना है ये। अगर ये प्रूफ हो गया तो क्या बोलेंगे कि हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ना तो वो फॉल्स होगा। चलो चेक करते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, कौन सा, ये विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, 2n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b², ये आएगा। अगर मैं यहाँ देखता हूँ इन पहले दो पार्ट के अंदर कॉमन चीज क्या आएगी, 4n, तो यहाँ मैंने 4n कॉमन लिया, और यहाँ मेरे पास क्या आएगा, n+1 बच जाएगा यहाँ, और फिर +1 यहाँ बच जाएगा। अब बताओ यहाँ पर मेरे पास क्या है, n एक इंटीजर है, क्या इंटीजर। तो यहाँ देखो n और n+1, ये क्या हो गया, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। क्या हो गया, कॉन्सिक्यूटिव। जो मैंने भी बताया था क्या, जब लगातार दो नंबर आते हैं तो उसमें एक नंबर होगा इवन, एक नंबर होगा ऑड। अगर मान लो ये नंबर ऑड होगा तो ये नंबर क्या होगा, इवन। और हम जानते हैं क्या, दोनों के बीच साइन किसका, मल्टीप्लाई का। तो अगर मैं इवन और ऑड की मल्टीप्लाई को, तो नंबर क्या आएगा, नंबर पास इवन आएगा। और हम जानते हैं इवन की फॉर्म क्या होती है, 2n। क्या होती है, 2n। तो यानी कि क्या पार्ट होगा, हम इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, 2n+1, तो 2 4 जा 8, 8n+1। यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी एक ऑड नंबर होगा, अगर मैं उस ऑड नंबर का स्क्वायर कर दूं तो हमेशा फॉर्म बनाएगा 8n+1। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया 5, तो बताओ 5 का, अगर मैं 5 ऐसा नंबर है ऑड, बताओ ऑड का स्क्वायर कितना होगा, 25। तो यहाँ चेक करो 25 किसी फॉर्म रखेगा, 8n+1, यानी कि यहाँ पर n के लिए होगी 3, 8 3 जा 24, 24 + 1 25। मतलब कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा इस वाली फॉर्म को फॉलो करेगा। लेकिन किसके लिए, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 8n+1 की फॉर्म में होगा। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, यहाँ पे ट्रू हो गया। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ठीक, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों के दोनों ट्रू होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या, परिमेय मतलब रेशनल नंबर, संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है। अशांत मतलब, जैसे मैं आपसे पहले इसमें कुछ बातें बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, बता दिए।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, अगर मान लो मेरे पास कोई भी यहाँ पर एक नंबर हो, कोई भी एक नंबर हो और पता करना हो वो शांत होगा या अशांत होगा। तो अगर शांत मीन्स होता है क्या, टर्मिनेटिंग, क्या होता है टर्मिनेटिंग, और अशांत क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जो रिपीट मतलब कि टर्मिनेट ना हो। देखो जब मेरे पास कोई भी नंबर डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, यानी कि जो नीचे नंबर हो, तो पहले हम उससे करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर। कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर। कैसे फैक्टर, प्राइम, जो आप करते होंगे इस टाइप से, है ना, इस तरह से फैक्टर करेंगे। और इन फैक्टर में अगर दिखाई दे आपको 2, 5 या 2 और 5, यानी कि इसमें या तो 2-2 हो या 5-5 हो या फिर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, तो अगर इस टाइप में यहाँ पर फैक्टर आ जाते हैं तो हमेशा नंबर कैसे कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर मेरे पास इस वाले नंबर में यानी कि डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं और फैक्टराइज करने के बाद मान लो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 2 और 5 के साथ साथ कोई और दूसरा नंबर आ गया, तो हमेशा कैसा होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 आ गया, एग्जाम्पल के तौर से देखो, यहाँ पर मैंने ऐसा बोला 7/3, तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि देखो 3 का फैक्टर 3 होगा, प्राइम फैक्टर 3 होगा, यानी कि 3 से क्या होगा, यानी कि यहाँ पर 2 ना आ रहा ना 5 आ रहा, यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर फैक्टर होंगे केवल ओनली या तो 2 हो या 5 हो या फिर बोथ हो, दोनों के दोनों, तो कैसा कहलाएगा वो, टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि हमें बताना होगा क्या कि कौन सा अशांत होगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है इसका, तो पहले ऑप्शन में क्या बोला गया यहाँ पर 15/1600, इसे पोज करिए। तो यहाँ पर क्या 15/16 से, अगर मैं यहाँ पर 16 से फैक्टर करता हूँ तो फैक्टर करके आप देख लेना, यहाँ पर जो फैक्टर होंगे केवल 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही होंगे, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो मैं बता भी दूँ यहाँ पर, देखो जो मेरे पास 16 होगा, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 16 × 100, और 16 के फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 4 एंड यहाँ पर होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ठीक। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 की पावर 6 × 5 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर फैक्टर जो होंगे केवल 2 और 5 दिखाई देंगे, तो यानी क्या होगा, ये हमेशा टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 23/8, 23/8, देखो 8 जो मेरे पास होगा इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, 2 होगा और 2 होगा, तो यानी क्या होगा, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर पास हाँ पावर चाहे कितनी हो, लेकिन याद रखना केवल 2 दिखाई दे 5 दिखाई दे, चाहे 2 की पावर कितनी हो चाहे 5 की पावर कितनी हो, हमेशा ये 2 कॉम्बिनेशन होने चाहिए, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग। बात करते हैं 35/50, 35/50। अब देखो जैसे यहाँ पर पास नंबर बोला गया, देखो इसमें कॉमन चीज क्या होगी, 5, तो 5 से बन जा 35, 5 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। तो पहले हम रिड्यूस कर लेंगे नंबर को, रिड्यूस करने के बाद यहाँ पर देखो 10 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, 2 और 5, ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। अगर बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की 17/6, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इस 6 के फैक्टर, पहले रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, पहले चेक करेंगे रिड्यूस हो रहा नहीं हो रहा, फिर बाद में चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर 6 क्या है, 6 के फैक्टर होंगे 2 और 3, अगर ये ओनली 2 होता तो कैसा होता, टर्मिनेटिंग, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, काम किसने बिगाड़ दिया, 3 ने, तो यहाँ पर कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग पूछा था, तो इसका आंसर होगा 17/6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में देखो क्या बोला गया, दो पूर्णांक यानी कि 2 इंटीजर p एंड q जो कि 1 से ग्रेटर देन है। क्या बोला गया यहाँ पर कि मेरे पास 2 इंटीजर है, एक तो p और एक q, ये दोनों की वैल्यू जो है क्या ग्रेटर देन 1 है, क्या ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई केस कंफर्म नहीं किया गया भाई इतनी वैल्यू होगी इतनी वैल्यू होगी। उसके बाद क्या बोला गया, अब मुझे कुछ स्टेटमेंट बोली गई है, उस स्टेटमेंट को बताना कि कौन कौन सी ट्रू होंगी और कौन कौन सी फॉल्स होंगी। तो पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं। देखो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया,
P एंड Q दोनों अभाज्य संख्या हो सकती हैं। देखो जब स्टेटमेंट में सकता आ जाए, सकती हो या सकता हो, ठीक है ना, तो हमेशा हम यहाँ पर क्या होगा, स्टेटमेंट वहां पर ऑलवेज 90% ट्रू होती है। क्या होती है? ट्रू। तो यहाँ पर क्या बोला गया, P और Q दोनों अभाज्य हो सकती है। हाँ, हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो इसने बात करी इंटीजर की, तो यानी कि P मेरे पास यहाँ पर 3 हो सकता है, Q मेरे पास 11 हो सकता है। और देखो दोनों के दोनों क्या, ये 1 से ग्रेटर देन है यहाँ पर, तो यानी कि क्या, स्टेटमेंट ट्रू होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसने P और Q की इंडिकेट किया कि भाई P और Q क्या हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, बोथ P एंड Q यानी कि P और Q दोनों भाज्य संख्या हो सकती है। यानी कि भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, यानी कि P और Q ये दोनों के दोनों जो इंटीजर होंगे ये भाज्य भी हो सकते हैं। ठीक है ना? कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि P का नंबर मैंने बोल दिया यहाँ पर 12, यहाँ मैंने बोल दिया 16। बताओ ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट मेरी क्या होगी, ट्रू होगी। तो यहाँ क्या बोलेगा, हो सकता है। अगर बोलता ऑलवेज यही होगा तो क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट ही भी होती कि P मेरे पास 3 हो और Q मेरे पास क्या हो 11, तो ये तो कंपोजिट नंबर नहीं हुए। ठीक है ना? तो यहाँ पर जहां भी सकता लगेगा तो समझ लो क्या होगा, वो स्टेटमेंट 90% ट्रू होगी। थर्ड स्टेटमेंट, तो थर्ड स्टेटमेंट में देखो क्या बोला गया, P और Q में से अभाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है। यानी कि एक तो होगा प्राइम नंबर, एक दूसरा होगा कंपोजिट नंबर। देखो मैंने बोला P और Q, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, P की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 3 हो और इस Q की वैल्यू कितनी हो, 12 हो, तो देखो इसमें से एक प्राइम है, एक दूसरा क्या, कंपोजिट नंबर है, तो यानी कि तीनों की स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो यानी कि इसका आंसर ठीक होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों की स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो 8 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 8, देखो 8 में ये बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो बताना आपको। तो यहाँ आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, A, B और C और D, यानी कि 4 स्टेटमेंट है। तो इन चारों में से कौन सा ट्रू नहीं होगा वो मुझे सेलेक्ट करना है यहाँ पर। तो देखो पहला स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट में क्या बोला गया यहाँ पर, पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया 2 से अधिक, क्या बोला गया, 2 से अधिक 2 अभाज्य संख्या का अंतर 2 से विभाज्य होता है या नहीं। तो देखो इसने क्या बोला, 2 से अधिक प्राइम नंबर लेने मुझे, तो देखो 2 से अधिक प्राइम नंबर क्या होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7, 11, 17, 19, है ना। तो पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, पहले बेसिक, यानी कि जो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, यानी कि प्राइम नंबर की कैटेगरी में केवल एक ही नंबर क्या होता, इवन होता, बाकी सारे क्या होते हैं, ऑड नंबर, क्या होते हैं, ऑड। तो उसने क्या बोला इस स्टेटमेंट में, यानी कि 2 को छोड़कर, यानी कि 2 से अधिक कोई भी 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर अगर मैं उनका डिफरेंस लेता हूं तो वे 2 से डिवाइड होंगी या नहीं। तो देखो हम जानते हैं क्या कि 2 से अधिक सारे नंबर कैसे होंगे, ऑड नंबर, क्या होंगे, ऑड। तो हम इसमें क्या बोला गया कि ऑड का और ऑड का डिफरेंस हमेशा क्या होता, बताओ, इवन, क्या होता, इवन। और हम जानते हैं इवन किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी स्टेटमेंट। क्या बोला गया कि 2 से अधिक जितने भी प्राइम नंबर हो गए उनका डिफरेंस हमेशा 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो क्या होता है, 2 से डिवाइड होगा। तो इसमें बात होने की बोल रखी, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बी स्टेटमेंट, फॉर 2 डिफरेंट इंटीजर, यानी कि 2 भिन्न पूर्णांक m, n और एक अभाज्य संख्या p, यदि p गुणनफल m मल्टीप्लाई n को विभाजित करता है तब p या तो m को या n को विभाजित करेगा। देखो इसमें क्या बात बोली गई है, सेकंड स्टेटमेंट में ये बात बोली गई है। सेकंड स्टेटमेंट, यहां मेरे पास 3 नंबर आए, एक तो p आया, एक q और एक यहां पर मेरे पास आया m और n, m एक नंबर n और एक मेरे पास नंबर p। तो इसमें क्या बात बोली गई, यहां मेरे पास ये जो नंबर मेरे पास p है,
नंबर मेरे पास क्या है यहाँ पर p। अगर मैं यहाँ पर m और n की मल्टीप्लाई करता हूँ और मैं p से डिवाइड करना चाहता हूँ उस नंबर को, यानी कि ये सारे के सारे नंबर क्या इंटीजर है, क्या इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर m और n की मल्टीप्लाई करूं और p से कर दूं डिवाइड यहाँ पर, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा कि जो p होगा या तो वो n को डिवाइड करेगा या वो n को डिवाइड करेगा। तो ये चेक करना, बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्या बोला गया, अभी मुझे कंफर्म नहीं, यहाँ पर m भी कुछ हो सकता है, एक नंबर n भी हो सकता है, लेकिन कैसा नंबर होगा इंटीजर। तो यानी कि p जो नंबर यहाँ पर होगा वो p m को डिवाइड करेगा या n को डिवाइड करेगा। तो स्टेटमेंट क्या होगी रॉन्ग। क्यों, क्योंकि क्या पता वो p इसी भी डिवाइड कर दे, इसी भी डिवाइड कर दे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, मैंने यहाँ लिखा 15, यहाँ लिखा मैंने 35 और मैंने यहाँ लिखा क्या 5 लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नंबर कंफर्म नहीं है, बस ये इतना पता मुझे है कि m n और p कैसे हैं इंटीजर। तो देखो सारे के सारे कैसे हैं इंटीजर। तो इसने क्या बात बोलेगी, ये 5 जो होगा इसे डिवाइड करेगा या इसे डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पर पास क्या होगा, देखो यहाँ तो स्टेटमेंट में 2 होगी, इसके अकॉर्डिंग देखो 5 डिवाइड करेगा कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 5 डिवाइड करेगा से कितना आ जाएगा 7। तो देखो इसके अकॉर्डिंग ये बात तो हो रही ठीक, लेकिन इसने क्या बोला हमेशा। देखो यहाँ पर 5, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, यहाँ मैंने देखो 15, यहाँ लिखूँ मैं 35, यहाँ लिखूँ मैं 25, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये 5 से जाएगा 5 टाइम्स, ये 5 से जाएगा 3 टाइम्स। देखो इस नंबर से नंबर रिड्यूस कर दिया। अब देखो ये भी तो कर सकता है यहाँ पर, तो ये दोनों कर सकता है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा, क्या होगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसने बोला क्या, यदि एक संख्या 6n-1 के रूप में हो तो यह एक अभाज्य संख्या होगी। क्या बोला इसने यहाँ पर स्टेटमेंट सी। तो स्टेटमेंट सी में ये बात बोली गई है कि 6n-1 की फॉर्म जो भी नंबर रखेगा वो कैसा नंबर होगा, हमेशा प्राइम नंबर। ये बात स्टेटमेंट में बोली गई है। क्या बोला 6n-1 जो एक फॉर्म रखेगा वो हमेशा प्राइम नंबर होगा या नहीं, तो हमेशा तो नहीं हो सकता। ये याद रखना जो मैं बात बता रहा हूँ अभी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर होंगे 3 से ग्रेटर देन, क्या होंगे 3 से बड़े, तो हमेशा भी ये वाली फॉर्म रखेंगे 6n+-1, चाहे आप कोई सा भी प्राइम नंबर उठा लो, लेकिन कौन सी कंडीशन इसकी कि 3 से बड़ी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तभी स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है ना। देखो अगर मान लो मैं एक नंबर लूँ आपको 17, तो देखो 17 क्या होगा, इसकी फॉर्म बनेगी 6 × 3 - 1, तो देखो 17 आगे नहीं आ गया। तो यानी क्या होगा, इस प्राइम, देखो जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जितने भी प्राइम नंबर होंगे 3 से बड़े, तो हमेशा वो इस वाली फॉर्म को फॉलो करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं हर नंबर जो होगा इस फॉर्म को फॉलो करेगा वो प्राइम नंबर होगा। बात समझ में आ गई, यानी कि सारे के सारे प्राइम नंबर इस फॉर्म को फॉलो करेंगे, लेकिन हर नंबर इस फॉर्म को फॉलो करे वो प्राइम हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलता हूं क्या, मैंने एक नंबर लिया 25, क्या लिया 25, तो 25 हम जानते हैं कैसा नंबर है, प्राइम नंबर तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये इस फॉर्म को फॉलो करेगा। देखो 6 × 4 = 24 + 1, बना नहीं बना, यानी कि 25 एक प्राइम नंबर नहीं, लेकिन इस वाले नंबर ने इस फॉर्म को फॉलो कर लिया, तो ये प्राइम नंबर थोड़ी हो गया। यानी क्या हो गया, यानी कि जब भी प्राइम नंबर होगा तो इस फॉर्म को फॉलो जरूर करेगा, लेकिन हर एक नंबर जो इस फॉर्म को फॉलो करे वो प्राइम नंबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब बात करते हैं किसकी, इस वाले स्टेटमेंट की। तो देखो इसने बोला क्या 6n-1 की फॉर्म करने वाला हर नंबर प्राइम नंबर होगा, नहीं होने का, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया आपका 23, क्या लिया 23 नहीं, 23 नहीं, फिर तो हो जाएगा, मैंने यहाँ पर 20 ले लो यहाँ पर 18 -17 5 6 7 8 9 10 11, हाँ
जैसे मैं यहाँ पे 65 ले लिया, क्या ले लिया 65, तो 65 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इस फॉर्म को फॉलो करेगा। देखो 6 × 11 -1, 66 - 1 65, तो इस फॉर्म को फॉलो किया ही नहीं इसने, तो कैसा नंबर होगा ये, यानी कि इस फॉर्म को फॉर्म करने वाला हमेशा नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, वो हो भी सकता है या नहीं भी, तो स्टेटमेंट क्या होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा डी, यानी कि लास्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या बोला गया, 3 अभाज्य संख्या का अंतर केवल जिनमें से 2 निकटवर्ती अभाज्य संख्या में 2 का अंतर है। देखो सारे के सारे प्राइम नंबर के अंदर जितने भी प्राइम नंबर का सेट होता है, तो उसमें केवल एक ही पेयर ऐसा पॉसिबल है 3 नंबर का जिसमें कॉमन डिफरेंस 2 का होता हो, वो होता 3, 5, 7, यानी कि प्राइम नंबर में केवल 3 नंबर का एक सेट यही है जिनके बीच डिफरेंस कितने का हो, 2 का। बाकी प्राइम नंबर चाहे लाखों हो, करोड़ों हो, कितने हो, वहां पर 3 नंबर जो लगातार होंगे उसमें कॉमन डिफरेंस 2 नहीं होता, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये ट्रू, लास्ट वाली। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जब n को 30 से डिवाइड किया था तो शेषफल क्या बचेगा, ये बात बोलेगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 में क्या बोला गया, 3 अंकों की, 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी, हम जानते कितनी होती है, 101, ये छोटी होती है, याद रखना कैसी होती है, छोटी। अगर मैं इस 101 से 13 से डिवाइड दूं तो तब चेक करो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 10, क्योंकि 37 या 91 माइनस यानी कि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, डी ऑप्शन इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 2-3 बार आया एग्जाम के अंदर। देखो इसमें क्या बात बोली गई है, m 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है, यानी कि इसमें बात बोलेगी यहाँ पर जो m मेरे पास है तो वो 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 0 और 50 के बीच कितनी संख्या होती है, अभाज्य संख्या 15 यानी 15, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 15, ठीक। अब बात करते हैं क्या, जो मेरे पास यहाँ पर n नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, n नंबर में क्या बोला गया, 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि 50 और 100 के बीच कितनी होती है अभाज्य संख्या, 10, ये होगी 10। तो इसने क्या पूछा गया यहाँ पर, इसमें पूछा था m - n कितना होगा, यानी डिफरेंस कितना होगा, तो कितना डिफरेंस होगा, 15 - 10, कितना आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक। अब बात करते हैं क्या 11 क्वेश्चन की, हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 to 97, यानी कि 53 से लेकर 57 तक, 97 तक कितनी संयुक्त संख्या होंगी, संयुक्त मतलब कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये बात बोली गई है कि 53 से लेकर 97 तक मुझे निकालनी है क्या, कंपोजिट नंबर। क्या निकालने हैं, कंपोजिट नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था क्या, जितने भी नंबर्स होते हैं तो उसमें क्या होगा, प्राइम नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर कैसे होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो पहले मैं चेक करता हूं, देखो हम जानते हैं क्या कि 50 से लेकर 100 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर, 10, कितने होते हैं 10। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो 50 से पहले कौन आया होगा, 52, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या 51, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और मैं बात करता हूँ किसकी, 50 से, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि इधर से पीछे की तरफ कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर अभी तक हमारे पास 10 के 10 ही है। अब चेक करते हैं इससे आगे, 97 के बाद होता है 98, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब बात करते हैं क्या 99, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। और बात करो 100 की, तो भी क्या प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो इस और इसके बीच है ना। तो यानी कि यहाँ पर प्राइम नंबर कितने होंगे, 10। तो उन 10 को हटा देंगे
और जितने नंबर बचेंगे वो कैसे बनेंगे, कंपोजिट नंबर। देखो तो पहले हम चेक करते हैं क्या कि 53 से लेकर 97 तक कितने नंबर होंगे। तो देखो जब भी मेरे पास लगातार टर्म हो, क्या हो, लगातार टर्म, और उसमें निकालना हो यहाँ पर इसके और इसके बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो हमेशा तरीका क्या होता कि लास्ट वाले में से पहला नंबर कर दो माइनस। तो यहाँ निकालना हो टोटल यानी कि कुल संख्या है, कुल संख्या है, लास्ट वाले नंबर में से पहला नंबर कर दो माइनस, जो भी आएगा माइनस करने के बाद उसमें कर दो 1 प्लस, ये इतने नंबर आ जाएंगे उसके बीच। तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे पास आ जाएगा 5 4, यहाँ जाएगा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 45। कितने नंबर होंगे, 45 नंबर होंगे इसके और इसके बीच। अब मुझे निकालने क्या, 45 तो सारे नंबर हो गए, तो इसके अंदर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर भी होगा। हमने बताया था क्या प्राइम नंबर कितने हैं इसके बीच 10 नंबर थे, मुझे निकालने कंपोजिट नंबर, तो कितने बचे होंगे 35 नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा 35 इसका आंसर होगा। देखो एक मैं तरीका बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए याद रखना। मान लो मेरे पास यहाँ पर 55, फिर बाद में नंबर यहाँ पर आया 57, फिर 58, 59, और ऐसे करते करते पास चला गया यहाँ पर कितना 2 गैप है ना यहाँ पर, तो आगे यहाँ पर मैंने बोल दिया हाँ 61 या मान लो 69 मैंने बोल दिया यहाँ पर। अब मुझे निकालना कि इसके बीच कितने नंबर होंगे। तो देखो यहाँ पर गैप कितने का 2 का। तो क्या करेंगे, पहला काम वही करेंगे, लास्ट वाले में से पहला नंबर कर दो माइनस। बताओ 69 माइनस 55 कितना आएगा, यहाँ पास आएगा कितना 4 1 14 आ गया। जितनी का डिफरेंस हो उतनी से करनी है डिवाइड, और प्लस हमेशा कर दो यहाँ। बस यहाँ पर क्या था उस 44 में हमने 1 से डिवाइड की थी यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंस यहाँ कितने का था 1 1 का। अगर मेरे पास नंबर लगातार होते हैं तो नंबर लगातार होने पर हम पहले चेक करते हैं डिफरेंस कितने का होगा, लेकिन ये काम तभी करेगा जब नंबर मेरे पास लगातार फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो लास्ट वाले में से पहला नंबर माइनस करोगे, जितना कॉमन डिफरेंस होगा उससे डिवाइड करोगे, हमेशा 1 प्लस कर दोगे। तो ये निकालना होता तरीका टोटल संख्या निकालने का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो 12 में क्या हो, 110 तक सभी विषम अभाज्य संख्या को गुणा किया जाता है। ध्यान सुनना कि यहाँ पर पास क्या बोला गया कि 110 तक, कहाँ तक 110 तक सभी विषम अभाज्य संख्या को गुणा किया जाता है, तो उसमें इकाएकांक क्या होगा, इकाएकांक क्या होगा। तो देखो जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर जो नंबर होंगे प्राइम नंबर, तो 2 से स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 एंड जो लास्ट में यहाँ पर होगा नंबर, तो इसने क्या बोला मुझे ऐसे नंबर लेने हैं विषम अभाज्य संख्या। क्या लेना, विषम अभाज्य। तो हम इस 2 को नहीं लेंगे। बात समझ में आ गई। तो यानी कि अगर मैं 3 से लेकर 110 तक जितनी भी अभाज्य संख्या होगी, अगर मैं उसकी आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे बताना होगा कि लास्ट में यानी कि इकाई नंबर पर कौन सा अंक होगा, ये बताना मुझे। तो याद रखना हमेशा एक ट्रिक कि जब भी कोई 5, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, अगर 5 एक ऐसा नंबर है अगर वो इवन के साथ होती मल्टीप्लाई, क्या होती, इवन के साथ अगर मल्टीप्लाई होती है तो हमेशा वो लास्ट में 0 प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, 0 प्रोड्यूस। जैसे 5 2 जा 10 लास्ट में 0 आएगा, 5 4 जा 20 लास्ट में 0 आएगा, 5 6 जा 30 लास्ट में 0 आएगा, 5 8 जा 40 तब भी क्या आएगा 0 आएगा। तो यानी कि 5 की मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर में करता हूँ तो हमेशा क्या आएगा 0। अगर बात करते हैं ओड की, अगर यहाँ पर लास्ट डिजिट ओड हो तो हमेशा प्रोड्यूस करेगा 5। क्या करेगा 5। और हमने क्या जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं के अंदर सम संख्या कौन सी होती है 2, और बाकी क्या होती है अभाज्य। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 5 इंक्लूड हो गया। तो जब भी मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर तो क्या प्रोड्यूस करेगा 5 करेगा।
5 7 जा 35, फिर 5 और के साथ करेगा तब भी क्या प्रोड्यूस करेगा 5 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, इकाई का अंक क्या आएगा 5 आएगा। अगर वो केवल यहाँ पे बोलता है सम संख्या या वो अभाज्य संख्या, सॉरी यहाँ अगर बोलता वो मुझे लेनी है सम अभाज्य संख्या भी, तो तब क्या प्रोड्यूस करता 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे मिल गया इवन नंबर। क्या मिल गया? इवन। और हम जानते हैं इवन की और से मल्टीप्लाई क्या होती है हमेशा इवन। तो हमेशा लास्ट में क्या प्रोड्यूस होगा 0 प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। तो ये चीज याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, x का मान जिसके लिए x, x+1 और x+3 सभी अभाज्य संख्या हैं। देखो इसमें क्या पैटर्न बोला गया, x, x+1 और x+3 ये बोला गया। और उसके एमसीक्यू जो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 0 3 0 2 1 0 2 1 और एक ऑप्शन है 1 0 1, ये ऑप्शन है। इसमें क्या बात बोली गई यहाँ पर कि x, x+1 और x+3 ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न किसका है, अभाज्य संख्या का। यानी कि ये तीनों की तीनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो देखो या तो कर लो इसको ऑप्शन से, या कर लो ऑप्शन से, या कर लो अपने जो बेसिक याद हो उससे कर लो। देखो मैंने क्या बताया था बेसिक फॉर्म में, यानी कि इस पूरे प्राइम नंबर के अंदर केवल 3 नंबर का ग्रुप जिसके बीच का डिफरेंस कितना होता है 2 2, ठीक है। वो कौन कौन से नंबर थे, 3 होता, 5 और 7। यहाँ देखो डिफरेंस कैसे चेक करोगे, और लेकिन यहाँ डिफरेंस चेक करता हूँ कितना, यहाँ कितना डिफरेंस है 1 का, यहाँ कितना डिफरेंस है 2 का। तो 1 और 2 का डिफरेंस किसमें होता, पहला नंबर क्या आएगा 2 आएगा, सेकंड नंबर क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। या तो कर लो ऐसा सोल्व, या फिर एक तरीका ये वाला है इसका ऑप्शन से थ्रू। देखो x भी क्या है प्राइम नंबर, तो क्या x 0 हो जाएगा, 0 प्राइम नहीं होता, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हट जाएगा। 1 प्राइम होता नहीं होता। अगर बात करते हो बात किसकी 1 0 1 की, यहाँ ये प्राइम होता, लेकिन जैसे इसके साथ ही प्लस करेगा तो क्या बन जाएगा 102, और 102 क्या होता एक इवन नंबर ना कि प्राइम नंबर। तो ये ऑप्शन में हट जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ये सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो यानी कि x वैल्यू क्या होगी 2 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 + 1 3, यहाँ 2 + 3 5, यहाँ डिफरेंस कितने का 1 का, यहाँ कितने का 2 का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया यहाँ पर, यदि n² - 33 n² - 31 n² - 33 n² - 31 और n² - 29, ये पैटर्न बोल रखा है यहाँ पर। यानी कि यदि ये संख्या जो मैंने यहाँ पर लिखी है ये सारी की सारी कैसी है अभाज्य संख्या है, तो n के संभावित मानों की संख्या कितनी होगी, क्या निकालने मुझे n के संभावित मान निकालने कितने होंगे। और जहां पर n क्या है एक इंटीजर, याद रखना। देखो क्वेश्चन पढ़ते समय बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर बोला गया इंटीजर तो इंटीजर में होते हैं 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर नंबर n की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। अगर बोलता है यहाँ पर क्या पॉजिटिव इंटीजर तो आप प्लस प्लस के नंबर लोगे, अगर बोलेगा नेगेटिव इंटीजर तो नेगेटिव लोगे, अगर केवल बोला गया इंटीजर तो आप यहाँ पर नंबर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया केवल n की कितनी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं ताकि ये अभाज्य संख्या बन जाए, ठीक। यहाँ पर n कैसा नंबर है इंटीजर, कैसा नंबर है इंटीजर, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ देखो पहले हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पर हम कोई भी नंबर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो सब में कॉमन चीज क्या है, यहाँ पर देखो इन सब में जो पैटर्न है n², यहाँ भी n², यहाँ भी n², बात समझ में आ गई। अब देखो नंबर चेंजिंग हुई यहाँ पर, अब बताओ यहाँ पर 33 से 31 कब बना होगा, जब +2 आया हो। अगर मैं बात करता हूँ इस 31 से 29 कब बना होगा, जब +2 आया हो। तो यानी कि ये जो पास नंबर रखे गए यहाँ पर अभाज्य संख्या, इनमें 2 का डिफरेंस होगा,
कितने का होगा, 2 का। और हम क्या जानते हैं, पूरे प्राइम नंबर के अंदर 2 डिफरेंस से बीच होता 3, 5 और 7। तो ये कंफर्म हो गया। देखो नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, तो ये नंबर छोटा नंबर होगा, ये बड़ा होगा, ये उससे बड़ा होगा। तो यानी कि जो मेरे पास पैटर्न ये वाला है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। क्या होगी, 3। ठीक, इसमें कितनी होगी, 5, इसमें कितनी होगी, 7। चेक करेंगे आंसर दोनों से सेम ही आएगा तीनों से, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोल रखा कि इसकी वैल्यू जो होगी यहाँ पर n² - 33, इसकी वैल्यू 3 मैंने यहाँ पर रख दिया। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो देखो n² = 36, तो यहाँ से पास n की वैल्यू 2 पॉसिबल होंगी, +- 6। तो कितनी वैल्यू आ गया पर, n की वैल्यू 2 पॉसिबल हुई। इसने आंसर ये नहीं बोला भाई n की वैल्यू 6 है या 5 है, इसने क्या बोला कि n की कितनी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम 1 रख सकते हैं क्या, +6, और 1 रख सकते हैं यहाँ पर -6। तो इसका आंसर होगा 2 संख्या हम रख सकते हैं। कौन कौन सी, एक ये 2 संख्या हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15 में 3 अभाज्य संख्या का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो इन संख्या में एक संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन में लिखा हूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। पहला ऑप्शन इसका होगा, यानी कि जिसके ऑप्शन बोल रखे हैं 17, 29, और सी इसका ऑप्शन है 43, और डी इसका है नन ऑफ दीज। ठीक है ना। देखो इसमें क्या बात बोलेगी यहाँ पे कि 3 मेरे पास अभाज्य संख्या है, कितनी है, 3, और उनका सम कितना है, 100। देखो मान लो एक संख्या मेरे पास यहाँ पर होगी, एक संख्या मेरे पास यहाँ पर होगी, और एक संख्या मेरे पास यहाँ पर होगी। अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूँ तो कितना आता, 100। और इनमें से कोई सी भी 2 संख्या अगर मैं लूँ तो इसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, 36। देखो अधिक होना या डिफरेंस होना बात एक ही होती है। तो यानी कि इसमें से किसी भी 2 संख्या का डिफरेंस कितना, 36, और तीनों का सम कितना यहाँ पर, 100। अब पहले लगाते हैं कॉन्सेप्ट। देखो हम जानते हैं जितनी भी अभाज्य संख्या होती है तो वे 2 को छोड़कर सारी कैसे होती है, ऑड नंबर। क्या होती है, ऑड। देखो यहाँ पर जो मेरे पास ये 100 है, क्या मेरे पास ये 100, तो बताओ 100 कैसा नंबर है, इवन नंबर। कैसा है, इवन। तो हम पहले चेक करेंगे, क्या पता ये तीनों ऑड हो, क्या पता इनमें से एक इवन हो, बाकी देखो बाकी तो ऑड रहेंगी, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, केवल एक ही होता है, इवन नंबर, बाकी सब क्या होते हैं, ऑड। देखो अगर मैंने बोला ये बाई चांस मान लो ये ऑड नंबर हो, ये भी ऑड हो, अगर मान लो ये भी ऑड हो, पहले हम चेक करते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या नहीं होगी। तो बताओ ये इनके यानी कि तीनों का सम कितना आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। यहाँ बताओ ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस ऑड ऑड, लेकिन यहाँ ऑड तो नहीं है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि एक नंबर यहाँ पर होगा क्या, इवन नंबर होगा। क्या होगा, एक इवन नंबर, हाँ है ना। देखो ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन आएगा, तो यानी कि इसमें से एक नंबर इवन जरूर होगा। और हम जानते हैं क्या, अभाज्य संख्या में केवल एक ही नंबर होता है, इवन कौन सा होता है, 2। तो यानी कि यहाँ मेरे पास होगा कंफर्म 2 होगा। बात समझ में आ गई। देखो अगर मान लो यहाँ भी ऑड यहाँ भी ऑड, यहाँ मुझे पता नहीं कौन कौन से नंबर होंगे यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ मेरे पास ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, तो होता है यहाँ पर कितना आएगा, x + y 98, क्योंकि 2 हो जाकर माइनस हो जाएगा, 98 हो गया। यानी कि 2 संख्या का योग कितना हो गया, 98। और इसमें डिफरेंस और बोल रखा था कि एक संख्या दूसरे कितनी अधिक है, 36, तो दोनों डिफरेंस कितना आएगा, 36। हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन देखो एक आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान सुनना। जब मेरे पास यहाँ पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में ना हो, देखो यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ नंबर कुछ भी हो, अगर एक जगह हो प्लस एक जगह हो माइनस, यानी कि 2 संख्या का सम और 2 संख्या का डिफरेंस अगर दे रखा हो, तो हमेशा निकालना तरीका क्या होता, जो x की वैल्यू आएगी वो इन दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे। अगर मैं निकालता हूं इस y की वैल्यू,
तो इन दोनों को वैल्यू का डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे इस 2 से। ये होती है शॉर्ट ट्रिक इसकी, यानी कि 98 प्लस 36 कर लेना, डिवाइड कर देना 2 से, कितना आएगा 67, यानी कि एक नंबर होगा 67। अब चेक करेंगे इधर की ओर 2, कितना आएगा 31। अब देखो यहाँ पर 31 भी एक प्राइम नंबर है, 67 भी एक प्राइम नंबर है। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो यहाँ पर किसी ऑप्शन के अंदर ना तो 31 दिखाई दिया ना 67 दिखाई दिया, तो यानी कि इसका ऑप्शन ठीक होगा डी, यानी कि नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, x, y और z अभाज्य संख्या, हाँ इसमें से x प्लस वाई प्लस z कितना, हाँ 38। तो आपको x का अधिकतम मान बताना क्या होगा, क्या बात बोलेगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में ये बात बोलेगी 3 मेरे पास अभाज्य संख्या कितनी है 3, x, y और z, x, y और z, इनका सम कितना 38। ये बात बोल रखी है यहाँ पर, बोल दिया वाला। अब चेक करो यहाँ पर, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यह कैसा नंबर है, इवन नंबर। कैसा है, इवन। तो मैंने भी लास्ट में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में, कि इसमें से एक नंबर जरूर क्या होगा, इवन नंबर, क्योंकि ओड प्लस ओड इवन, इवन प्लस इवन, इवन आ जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पास होगा 2, ये जाएगा तो कितना आ जाएगा वाई प्लस जेड, यानी कि y प्लस जेड कितना आ गया 38। देखो इसके ऑप्शन जो बोल रखे थे वो रखे थे 19, 23, 36, सॉरी, पहला ऑप्शन 19, नेक्स्ट 23, 31 एंड लास्ट वन इज 29। ये बात बोलेगी यहाँ पर। देखो इसमें बोला गया पास कि x का मान, सॉरी इसमें से ये गलती होगी, x का मान पूछा इसमें मैक्सिमम पॉसिबल, तो हम इस x को नहीं ले सकते, कोई भी एक नंबर ले लेंगे। मैंने यहाँ पर बोल दिया z को, मैंने बोल दिया x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 36। तो इसने यहाँ बोला x की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है। देखो हमें पता था क्या कि 2 कैसा नंबर होगा इवन, तो यानी कि y कैसा नंबर होगा ऑड, तो 2 से अधिक कौन सा नंबर होगा जो प्राइम नंबर हो, 3 होगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ 3, बाई चांस मैंने 3 लिख दिया, तो यहाँ एक्चुअली कितनी होगी 33, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, तो यानी कि ये 3 पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रखता हूँ कितना 5, क्योंकि 3 के बाद 5 आएगा, तो एक्चुअली कितनी होगी 31। पता 31 प्राइम है या नहीं, तो 31 प्राइम है, तो तब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 31, तो इसका आंसर होगा 31। अगर बोलता है एक्स वैल्यू मिनिमम, तो मिनिमम में फिर आंसर क्या होता, ये 5 आता। ठीक, नेक्स्ट, यहां पर ए बी एक 2 अंक की अभाज्य संख्या है, ए और बी के बराबर नहीं है। यदि ए बी को विपरीत किया जाए तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या होगी। तो ऐसी संख्या का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 17। के अंदर पहले मैं लिख दूं इसके एमसीक्यू। पहला होगा 374, लास्ट ऑप्शन होगा 396 और सी ऑप्शन होगा 407 एंड लास्ट ऑप्शन इज 418। यहाँ पर बात बोलेगी, देखो इसमें क्या बात बोलेगी इस क्वेश्चन के अंदर, ये बात कि ए और बी मेरे पास 2 अंक का, यानी कि एक नंबर जो है नंबर वो ए और बी की फॉर्म में, यानी कि 2 अंक का एक नंबर है, वो कैसा है अभाज्य संख्या। कैसी है अभाज्य, यानी कैसा नंबर है प्राइम नंबर। ठीक है ना। अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं, क्या कर दूं रिवर्स, दैट मीन्स बी ए कर दूं, तो ये भी एक क्या होगा प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसी बात बोलेगी ये। ठीक है ना। तो फिर जो जितने भी नंबर आएंगे उनको मुझे प्लस करना, क्या करना प्लस, और प्लस करने के बाद जो आंसर होगा वो ऑप्शन में हमें चूज करना पड़ेगा कौन सा होगा।
तो देखो अगर मैं ऐसे करने लगूँ तो बहुत लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन। तो देखो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर 11। क्या होती है? 11। और लास्ट की क्या होती है बताओ? 97। लास्ट का नंबर 97 होगा। इसके और इसके बीच मुझे ऐसे नंबर ढूंढने हैं। कितने नंबर? क्योंकि उल्टा करने के बाद भी एक दूसरा प्राइम नंबर बनना चाहिए। देखो 11 को अगर मैं रिवर्स करूं तो 11 नहीं आएगा, डिफरेंस तो हुआ नहीं इसमें। यानी कि ये जो ए बी हो और जो बी ए है ये दोनों के दोनों अलग संख्या होनी चाहिए। देखो अगर मैं 11 को उल्टा कर दूं तो तब भी 11 बनेगा, लेकिन ये दोनों नंबर कैसे हो गए? सेम नंबर होगा, ठीक है ना। इसमें बात बोलेगी क्या? ए और बी ये इक्वल डिजिट नहीं है, यानी कि 11 तो हम लेने के लिए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या होगा बताओ? नेक्स्ट नंबर 13 होगा। 13 का रिवर्स 31, तो हम ये ले सकते हैं। देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इसके बाद क्या होगा? अगर लेता हूं 30 के बाद क्या आता है? प्राइम नंबर 17। देखो 17, 71 ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो हम ये ले लेंगे पेयर। इसके नेक्स्ट बताओ 19 अगर मैं लेता हूं तो 19 का रिवर्स 91, तो 91 13 से डिवाइड होता तो ये प्राइम नंबर नहीं आएगा, तो हम 19 को नहीं लेंगे। 19 से नेक्स्ट क्या होगा? 23, 23 का रिवर्स 32। एक देखो एक तरीके से सीख लो। देखो 23 है, रिवर्स करूंगा तो यानी कि 2 से जितने भी नंबर आएंगे तो रिवर्स होकर क्या बनेगा? इवन नंबर, तो हम 2 को छोड़ देंगे पेयर को, यानी कि 20 से लेकर 30 तक हम कोई भी नंबर काउंट नहीं करेंगे। ऐसे 40 वाला काउंट नहीं करेंगे, ऐसे 60 वाला काउंट नहीं करेंगे, और ना ऐसा काउंट करेंगे हम 80 वाला, ठीक है ना। उसके अलावा काउंट करेंगे तो बताओ कितना होगा फिर? 31 होगा। 31 यहाँ पर आ चुका मेरे पास। और बताओ क्या होगा? 37। हाँ एक होगा 37, तो एक होगा 73। बताओ प्राइम है या नहीं है? ठीक। और बताओ कौन सा होगा? एक होगा 79, इसका होता है रिवर्स 97। तो ये सारे नंबर आ गए यहाँ पर। देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, सारे प्राइम है। और इन्हें क्या करना? सबको प्लस करना। क्या करना? प्लस। अगर मैं सबको प्लस करूँ तब बताना मेरे पास क्या आंसर होगा। ये तो मैंने निकाल लिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमें सबको काउंट नहीं करना। लास्ट देखो इसमें यूनिट डिजिट 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या 8, सब ये क्या डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं सबको ना जोड़कर यूनिट प्लेस जोड़ लूँ। क्या जोड़ लूँ? यूनिट प्लेस। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 7 12, 12 क्या आएगा? 2, 2 7 9, 9 3 12, 12 क्या आएगा? 2, 2 7 9, और 9 9 18 का 8 आएगा, तो ये ऑप्शन ठीक होगा, 8 होगा। ठीक। अब इसके बाद जैसे मान लो इस ऑप्शन में एक तरीका और था, मैं भी आपको बताऊं, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर मान लो मेरे पास 2 अंक की कोई संख्या है, 2 अंक की, जैसे मैंने आपसे बोला ए बी और बी ए, ये मैंने बोल दिया आपसे, ठीक है ना। अगर मैं इन दोनों यानी कि एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो याद रखना ये हमेशा 2 डिजिट को अगर मैं रिवर्स करके प्लस करता हूं तो प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा और हमेशा 11 से डिवाइड होगा। किससे होगा? 11 से। याद रखना अगर मेरे पास 2 अंक की डिजिट है यहाँ पर, इसे मैं रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स। अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 9 से। किससे होगा? 9 से। चाहे तुम देख लो यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर देखो, अगर मैं इस वाले पेयर को उठाऊँ 31 और इसको, इस वाले पेयर को, बताओ कितना आएगा सम करके? 44। बताओ 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा? देखो यहाँ पर कितना आएगा? 88। यहाँ कितना आएगा? 110। यहाँ कितना आएगा? जो भी आएगा, यानी कि सारे नंबर क्या होंगे? अगर डिजिट को रिवर्स करके मैं ऐड करता हूँ उसी नंबर के बीच तो हमेशा क्या आएगा? वो 11 से डिविजन होगा। अब देखते देखो, अगर मान लो यहाँ पर तो जो सारे ऑप्शन थे उसे मैं एलिमिनेट भी कर सकता था। सबको प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो 11 से डिवाइड होगा। किससे होगा? 11 से। देखो तरीका क्या 11 का? 8 और 4 12, 12 माइनस 1 11, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखो 7 4 11, 11 माइनस 0 11, ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किए क्योंकि डिफरेंट ऑप्शन में 11 से डिवाइड हो रहे हैं सारे के सारे नंबर। देखो यहाँ पे 7 4 और 3 7, 7 माइनस 7 0, ये भी 11 से डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो सारे ऑप्शन 11 से डिवाइड होंगे, तो इसको मैं क्या करें यहाँ पर यूनिट डिजिट से एलिमिनेट करा। यहाँ पर सिंपल कर दो। क्वेश्चन नंबर 18,
18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। 3 नंबर जो एक दूसरे से सहभाज्य है, सहभाज्य मतलब कोप्राइम, ऐसे हैं जो पहले दो का गुणनफल 286 है और अंतिम दो का गुणनफल 770 है, तो तीनों संख्या का योग कितना होगा? 286 है पहली दो का गुणनफल और लास्ट वाली दो का गुणनफल कितना? 770। मेरे पास है 3 संख्या, याद रखना, ए बी और सी। यानी कि अगर बात करता हूं ए बी, ये भी एक कोप्राइम है, बी सी ये भी क्या है, कोप्राइम है, और ए सी भी क्या है, जरूर कंफर्म एक कोप्राइम होगी जरूर, है ना। तो देखो कोप्राइम के बीच हमने क्या पढ़ा था कि उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो इसमें यहां पर ये बात बोलेगी कि अगर मैं पहले दो की मल्टीप्लाई करूं कोप्राइम की, तो आंसर कितना आता? 286। लास्ट वाले दो की करता हूं मल्टीप्लाई, यानी कि बी और सी की, कितना आएगा? 770। तो मुझे बताना क्या कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। तो हम तीनों की वैल्यू पहले पता करेंगे भाई होगी कितनी कितनी। तो देखो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा देखो इसमें इस वाले पार्ट में कॉमन नंबर कौन सा? बी कॉमन नंबर है, यानी कि बी यहाँ भी यूज हुआ, बी एक यहाँ भी यूज हुआ, तो कंफर्म हो गया कि दोनों के दोनों नंबर किसी ना किसी नंबर से डिवाइड होंगे, और वो कौन नंबर कौन सा होगा? वो बी ही नंबर होगा क्योंकि यहाँ पर भी बी यहाँ पे भी, यानी कि दोनों नंबर को जो भी नंबर डिवाइड करेगा वो वैल्यू बी की होगी। किसकी होगी? बी की। देखो ये नंबर 8 7, हाँ ये तो नंबर 11 से डिवाइड होंगे, पहले किससे होंगे? 11 से। ये कितना आएगा? 70। ये कितना आएगा? 26। बताओ अब भी कॉमन फैक्टर तो अब भी है, यानी कि मैंने एक बार तो 11 से डिवाइड करा, अब होगा 2 से डिवाइड। 2 से कितना आएगा? 35। 2 से कितना आएगा? 13, है ना। तो मैंने एक बार 2 से डिवाइड करा, अब तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी क्या हुआ? ए और सी अब बच गया। देखो कोप्राइम नंबर, कोई कॉमन नंबर नहीं हुआ यहाँ पर। तो यानी कि जो मेरे पास है 11 2 या 22, ये वैल्यू किसकी आ गई? बी की, क्योंकि बी नंबर यहाँ पर दोनों जगह यूज हुआ, तो बी की नंबर कितनी आ गया? 22, यानी कि इसके लिए कितनी आ गई? 22। अब निकालते किसकी? देखो यहाँ पर ए की वैल्यू और बी की सी की वैल्यू में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो जब ऐसे पार्ट आ जाए जब कॉमन नंबर ना हो तो इस ए की वैल्यू होगी 13 और इस सी की वैल्यू होगी 35, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन नंबर बचा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखो बी तो यहाँ से चला गया, तो यहाँ क्या बचा होगा? 1 बचा होगा, तो ए की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 13 तो आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 13, तो यहाँ पास आ गया 13 और यहाँ पास सी कितना आ गया? 35। इन तीनों को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 0 3 2 5 1 6 7, तो कितना आएगा इसका आंसर? 70 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो ऐसी कितनी संभावनाएं होंगी? देखो इसमें क्या बोला गया? 3 क्रमागत पूर्णांक, क्या बोला गया? 3 क्रमागत पूर्णांक जिनका योग जो उससे गुणनफल के बराबर है, तो ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? देखो पूर्णांक मीन्स क्या होता है? इंटीजर। तो यहाँ बात नेगेटिव की नहीं ना कहीं पॉजिटिव की, तो यहाँ पर इंटीजर हम किसी टाइप के ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 मेरे पास यहाँ पर 3 क्रमागत संख्या है, कितनी है? 3, और उनका जो भी सम होगा उन तीनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है। यानी कि अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं और इन तीनों करूं मल्टीप्लाई, क्या करूं? यहां भी एक नंबर, यहां भी एक नंबर, तो इनका सम इसके बराबर है। तो देखो ध्यान सुनना, जो मैं एक तरीका बता रहा हूं, देखो मानने को हम ये भी मान सकते हैं x प्लस 1 x प्लस 2, ये भी क्रमागत है। अगर मैं बात करूं किसकी? x माइनस 1 x और x प्लस 1, ये भी क्रमागत है। देखो एक का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बताओ अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो क्या होगा? देखो मेन काम क्या होता है कि वेरिएबल को बढ़ाना नहीं है, घटाना होता। देखो अगर मैं इन तीनों को सोल्व करूं तो यहाँ कितना आएगा? 3x प्लस 3 आएगा, 3x प्लस
3x+3 आएगा, ठीक है ना। तो हम ये वाला पार्ट चूज ना करके ये वाला पार्ट चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारी कैलकुलेशन क्या होगी, इजी होगी। याद रखना, जब भी मेरे पास संख्याएं क्रमागत हो तो उसमें अगर संख्याएं आ जाए आपकी ओड, देखो कितनी संख्या, 1 2 3, 3 कैसा नंबर है, विषम, तो हमेशा पैटर्न यूज करेंगे ये वाला। बीच में रखेंगे x, इधर x+1, इधर x-1। ये क्लास 10th में होता है एपी के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। अगर मान लो बाई चांस मान लो 4 संख्या आ जाए, क्या आ जाए, 4, तो तब देखो पैटर्न कौन सा यूज करेंगे। यहां लेंगे हम क्या, x+1, एक लेंगे x-1, यहां लेंगे x+2, यहां लेंगे x-2। चेक करो कितना है, यहाँ पर 2 जगह डिफरेंस होगा, यहाँ पर याद रखना 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 3। जब भी बोलेगा ऐसे विषम संख्या, क्या बोलेगा, विषम, तो ऐसा पैटर्न यूज करना। देखो डिफरेंस कितने का, 1 जोड़ेंगे तो x बचेगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो x+1 आएगा। तो देखो डिफरेंस कितने का, 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का। यहाँ कितने का, 2 का। तो जब 4 संख्या होंगी तो पैटर्न ऐसे यूज करेंगे। जब 3 संख्या होगी बीच में क्या रखेंगे, x। तो मैंने एक नंबर यहाँ पर ले लिया, क्या, x ले लिया, क्या ले लिया, x। एक नंबर यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट x+1, यहाँ क्या होगा, x-1। तो यहाँ मेरे पास चेक करो, अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ इधर की तरफ, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, x-1, यहाँ x और यहाँ आएगा x+1। देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, x और x कितना आ जाएगा, 3x। अब चेक करते हैं यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², यानी कि x × x² - 1। देखो एक गलती यहाँ पर मत करना तुम, कभी x से x कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो अगर मैं बोलता यहाँ पर कि मुझे चाहिए धनात्मक पूर्णांक संख्या, देखो हमारे पास जो होता है इंटीजर, तो इंटीजर में पास होते हैं 3 टाइप के। कितने टाइप के, 3। एक होता है उसमें क्या, पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। तो देखो अगर मैं यहाँ पर x से x कैंसिल कर दूं तो तब मेरे पास क्या होगा, ये स्टेटमेंट सारी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर x को कैंसिल आउट नहीं करना, यानी कि इस केस में क्या होगा, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, 0। देखो क्यों, अगर मान लो बाई चांस आपने इसको और इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ बताओ कितना बचा, 3, यहाँ बचा x² - 1। अगर मैं यहाँ पर देखो x की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर कितनी, 0, तो 0 का स्क्वायर 0 - 1, क्या 3 = -1 हो जाएगा, नहीं होगा। तो x की वैल्यू पर ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर 0 रखने पर। तो इससे क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इंटीजर। क्या बोला गया, इंटीजर। तो यहाँ पर कंफर्मेशन एक वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 0 होगी। अब 0 रखने के बाद हम तब यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं, अब क्योंकि 0 पे क्या था, कैंसिल क्या था, केस बिगड़ रहा था यहाँ पर। तो पहले हमने क्या ले लिया, 0 x की वैल्यू क्या आ गई, 0। 0 क्या है, इंटीजर। अब हम यहाँ पर काट सकते हैं इसको, यहाँ बताओ कितना आएगा, 3, ये -1 इधर कैसे हो जाएगा, +1 = x²। तो x² क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4। तो x के लिए बताओ यहाँ पर कौन सी लेंगे, प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे। तो यानी कि एक कंडीशन क्या होगी, ये होगी +2, एक होगी -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 3। तो यहाँ पर हम x की 3 वैल्यू रख सकते हैं, चाहे तुम चेक कर लो, तीनों की तीनों कैसी होंगी, क्रमागत संख्याएं होंगी। देखो x में रखता हूँ 0, तो यहाँ कितनी होगी, -1, यहाँ कितनी होगी, 1, ठीक है ना। अब यहाँ रख लो वैल्यू जो भी रखोगे आप, तो यही आंसर आएगा आपका स्टेटमेंट। तब ये सारी सारी ट्रू होंगी, सारी की सारी। अगर आप 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, यहाँ आएगा 1, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ रखोगे -2, यानी सारे केस फिर फुलफिल हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो, यहाँ पर मान लीजिए P 2 अंकों की संख्या है, Q समान अंकों वाली संख्या है, उल्टे क्रम में लिखा है। यदि P और Q की मल्टीप्लाई 24 30 आ जाए तो P और Q के बीच अंतर कितना होगा। देखो P और Q 2 अंक की एक संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में क्या बोला गया,
इस 20 के अंदर कि मेरे पास P और Q इनकी मल्टीप्लाई कितनी है 23 और 40। और याद रखना इसमें जो बात बोलेगी क्वेश्चन के अंदर ये बात बोली गई है कि P भी एक 2 डिजिट का अंक है, Q भी एक 2 डिजिट का अंक है। लेकिन इसमें ये बात और बोली गई है एक साथ साथ कि जो यहाँ पर 2 अंक का एक नंबर होगा और यहाँ भी एक 2 नंबर का अंक होगा, ये दोनों आपस में कैसे हैं रिवर्स नंबर है। रिवर्स मतलब अगर मान लो एक अगर नंबर यहाँ पर 13 होगा तो वह 31 होगा, तब मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर आना चाहिए। और P और Q मेरे पास एक इंटीजर बोल रखी है यहाँ पर। तो देखो जब ऐसा केस है तो पहले मैं देखो दोनों की मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ जाए, तो पहले से फैक्टर करूंगा। क्या करूंगा फैक्टर। देखो फैक्टर कैसे करूंगा, देखो ये नंबर क्या होगा 9 से डिवाइड होगा, किससे होगा 9 से। देखो 9 से डिवाइड कर कितना आएगा बताओ, 9 मल्टीप्लाई 9 3 जा वो 9 2 जा 18, 9 2 18, 9 6 जा 9 2 जा 18, 9 2 ये आएगा ना, ये 9 2 जा 18, 18 5 4 9 6 जा 9 6 4, ठीक है। अगर मैं फर्दर से देखता हूँ आगे तो कितना आएगा, इसे कर लो 13 से 23 40 का 24 30, नहीं ये नंबर गलत हो गया सॉरी, यहाँ पर 24 30 है 24 30। देखो इसके अगर फैक्टर करूँ तो यानी कि ये नंबर क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। बताओ 9 से डिवाइड कर कितना आएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 7 जा ये आ जाएगा, हाँ है ना। फिर मैं इसे फैक्टर करूँ, ये फिर 9 से डिवाइड होगा, 9 मल्टीप्लाई 30। आपको चेक करना कि दो मुझे इनमें से जितने नंबर बनेंगे वो 2 ही नंबर रखने हैं मुझे 2 डिजिट के। तो यहाँ क्या होगा, अगर मैं यहाँ करता हूँ 9 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, ये हो गया। अब देखो 9 6 जा 54 और 9 5 जा 45, बता रिवर्स है नहीं है, तो यानी कि ये 2 नंबर पॉसिबल होंगे। नंबर तो बहुत सारे पॉसिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, जो नंबर P बनेगा उसका रिवर्स Q होना चाहिए। तो यानी कि एक नंबर होगा 45, एक नंबर होगा 54, इनका डिफरेंस पूछा गया तो कितना डिफरेंस होगा, रिवर्स डिजिट है तो 9 डिफरेंस होगा। अगर सेम डिजिट होती है याद रखना, जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पर 3 1 और एक मैंने बोला 13। देखो यहाँ समझाता हूँ अभी मैं, अगर मान लो 2 डिजिट है आपकी इधर की और इधर की, इसे रिवर्स करूँ तो डिजिट बनेगी यहाँ पर, तो इसका डिफरेंस निकालने तरीका क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक इसकी होती है क्या, देखो डिजिट का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, एक की मल्टीप्लाई 9 से कितना आएगा 9। अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर 36, तो इसका उल्टा क्या होगा 63, इनका डिफरेंस होगा 27, क्योंकि मैंने बताया डिफरेंस जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का कितना मल्टीपल होगा, जितना डिजिट में डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कितना 3 का, तो 9 3 27, तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 9 1 जा 9, तो इसका डिफरेंस क्या होगा 9 होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।